All right, let's begin with the class. एंड ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री की एक्सप्लेनेशन को मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है वो पास्ट पेपर्स के सवाल देखेंगे। मैंने कहा भी था कि हार्मोनिक फॉर्म वाले सवाल के अलावा बाकी सवाल आप ट्राई कर सकते हैं। तो जिन्होंने सवाल ट्राई किए हैं उनके जो मसले मसाइल हैं उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे ताकि ट्रिग्नोमेट्री इस हद तक पहुंच जाए कि आप पास्ट पेपर्स के सवाल इंडिपेंडेंटली कर सकें। सही है जी। अच्छा, अब हार्मोनिक फॉर्म क्या है वो जरा देखते हैं। हार्मोनिक फॉर्म ये है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का एक एक्सप्रेशन मौजूद होगा। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, या a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, या फिर a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, या a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन मौजूद होगा, ये वाला, और मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। पहले इत्मीनान से सुनेंगे इंशाल्लाह, फिर लिखने का टाइम भी दूंगा। अब लिखने के चक्कर में ना कुछ बातें मिस हो जाएंगी, इसलिए बहुत ही फोकस करके पहले आपने सुनना है। तो ये जो फॉर्म होती है ना, इस फॉर्म से, ये जो फॉर्म होती है ये हार्मोनिक फॉर्म होती है, और इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, ये कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये फॉर्म हो तो फिर हमारा सवाल फंस जाएगा। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा पे आइडेंटिटी लगा के 1 - sin² कर सकते हैं, तो पूरा इक्वेशन साइन में या कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब साइन थीटा हो और कॉस थीटा हो तो कन्वर्ट कैसे किया जाए? तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो होगा उसमें साइन और कॉस दोनों होंगे, और जब दोनों होंगे तो फिर सॉल्व ही नहीं हो सकता इक्वेशन, क्योंकि हमने तो यही सीखा है कि इक्वेशन सॉल्व होने के लिए कोई एक फंक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए जब ये वाली फॉर्म होती है तो पहले पार्ट में अक्सर एग्जामिनर कन्वर्ट करवाता है, और दूसरे पार्ट में एग्जामिनर कहता है हैंस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसके अंदर ये चीज इन्वॉल्व होती है। तो हम इसको नहीं लेते बल्कि हम इस वाली फॉर्म को लेते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पहली और दूसरी है इनमें क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं। पहली वाली में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है, मतलब शुरुआत साइन से हो रही है। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है, शुरुआत साइन से हो रही है, तो कन्वर्जन साइन में ही हो रही है। शुरुआत साइन से होगी तो कन्वर्जन भी साइन में होगी। अच्छा, जो साइन वाला फॉर्मूला है, डबल एंगल वाला, सॉरी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला साइन का, वो क्या है कि साइन थीटा प्लस अल्फा अगर होता तो साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। तो साइन का उसूल ये है कि प्लस होता है तो प्लस ही खुलता है, खुलने के बाद भी प्लस आता है, और माइनस होता है तो खुलने के बाद भी माइनस ही आता है। तो इसीलिए जब इस शुरुआत साइन से हो रही है तो कन्वर्जन हमें साइन में करनी होगी। और सबसे कमाल की बात, एग्जामिनर स्पेसिफाई करता है। एग्जामिनर कहता है कन्वर्ट इन द फॉर्म आर साइन थीटा प्लस माइनस प्लस कॉस, सॉरी, आर साइन थीटा प्लस अल्फा में कन्वर्ट करो, या आर साइन थीटा माइनस माइनस अल्फा में कन्वर्ट करो, या बता देता है कि आर कॉस थीटा माइनस अल्फा में कन्वर्ट करो, या आर कॉस थीटा प्लस अल्फा में कन्वर्ट करो। जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ना वो बता देता है कि साइन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है या कॉस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये हमें बता देता है। सही है कि साइन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है या कॉस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये बात हमें एग्जामिनर बता देता है। अच्छा, अब जब साइन, अब नोट क्या करना है आपने, जब साइन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ना तो पहला टर्म साइन में होगा और दूसरा टर्म कॉस में होगा, और जब कॉस में कन्वर्ट करना होगा ना तो पहला वाला टर्म कॉस में होगा और दूसरा वाला टर्म साइन में होगा। आज तक जितने सवाल आए ना उनमें ऐसे ही होता है। और ये इसलिए मैटर करता है कि जो पहला वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट ए कहलाता है, और जो दूसरा वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट बी कहलाता है। तो अगर साइन में कन्वर्जन करनी है और पहला टर्म साइन है तो साइन का कोएफिशिएंट ए है और साइन बी, कॉस का कोएफिशिएंट बी है। जबकि अगर कन्वर्जन कॉस में है तो पहला टर्म कॉस में होना चाहिए, और कॉस थीटा का कोएफिशिएंट ए है और बी, और साइन थीटा का कोएफिशिएंट बी है। तो अगर हम गलती कर देंगे इसमें और ए और बी को आगे पीछे कर देंगे
तो शायद आर की वैल्यू निकालने में तो फर्क ना पड़े, लेकिन अल्फा की वैल्यू में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि अल्फा के फॉर्मूला में बी अपॉन ए है। तो अगर बी और ए को हम रॉन्ग डिसाइड कर लेंगे, तो अगर 3/2 होना था तो 2/3 हो जाएगा। उससे हमारा अल्फा का जो एंगल है, अल्फा की जो वैल्यू है वो गलत आ जाएगी। तो हमें हालांकि हमेशा से जितने भी सवाल आए उसमें अगर शुरुआत साइन से होगी तो कन्वर्जन साइन में की जाती है, शुरुआत कॉस से होगी तो कन्वर्जन कॉस में की जाती है। लेकिन जब शुरुआत साइन से होती है और कन्वर्जन साइन में की जाती है, तो आप ये एक और चीज देखेंगे कि अगर हार्मोनिक फॉर्म में साइन प्लस है तो यहां भी साइन प्लस ही दी हुई होगी, और अगर हार्मोनिक फॉर्म में साइन माइनस है तो यहां भी साइन माइनस ही दी हुई होगी। जबकि अगर कॉस से शुरुआत होकर कॉस में कन्वर्जन करनी है, तो आप देखेंगे कि अगर साइन प्लस है तो कन्वर्जन माइनस में करनी होगी, और अगर माइनस है तो यहां कन्वर्जन प्लस में करनी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉस का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला जब खुलता है तो ऑपोजिट साइन के साथ खुलता है। अच्छा, अभी जो फॉर्मुलाज दिए हुए आर की कंप्यूटेशन और अल्फा की कंप्यूटेशन के लिए, ये पता है कैसे निकले? ये भी मैं आपको बताऊं। ये ऐसे निकले कि अगर मैं साइन थीटा प्लस अल्फा को खोलूंगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। फिर मैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करूंगा, साइन थीटा का कोएफिशिएंट होगा कॉस अल्फा, और यहाँ पर है ए, तो उससे उसके हिसाब से ए कॉस अल्फा बन गया। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट होगा, फिर कुछ प्रोसेस होगा, फिर जाके ये फॉर्मूलाज डिराइव होंगे। तो मैं वो पूरा प्रोसेस नहीं करवाऊंगा। वजह, उस पूरे प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है। उस पूरे प्रोसेस को आप करोगे तो आप घबरा जाओगे, आप मुश्किल में आ जाओगे, आपको और टेक्निकल लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या मुश्किल चीज आ गई। तो उस चीज की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली किताबों में भी ये फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, कैसे डराइव हुए ये भी लिखे हुए हैं। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया। अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे और कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे, साइन थीटा का कोएफिशिएंट और कॉस थीटा का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो ए इक्वल टू समथिंग, बी इक्वल टू समथिंग, उससे जब हम उसमें उसके साथ भी कुछ आइडेंटिटीज, कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन, दिस एंड दैट, तब जाके ये चीज डिराइव होगी। तो हम बिला वजह इस मुशक्कत में नहीं पड़ना चाहते। ये हमें पता होना चाहिए भारत के यहाँ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला का जरूर काम कुछ है, तभी जाके ये फॉर्मूलाज डिराइव हुए। सर क्या ये फॉर्मूलाज हमेशा वैलिड होंगे? क्या हार्मोनिक फॉर्म के जितने भी सवाल होंगे यही फॉर्मूलाज लगेंगे? जी हाँ, हमेशा यही फॉर्मूलाज लगेंगे। तो बस सही है सर, फिर तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम कोई ख्वारी में पढ़े, सीधा सीधा फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करें। तो अब तक मैंने आपको ये सिखाया कि जब एग्जामिनर हार्मोनिक फॉर्म देगा तो साइन में कन्वर्ट करना है या कॉस में कन्वर्ट करना है, एग्जामिनर खुद लिखकर बताएगा। लेकिन एक क्रॉस चेक आप जरूर कर लें कि अगर साइन में कन्वर्जन करवा रहा है तो क्या पहला टर्म वाकई में साइन में है। ये मैं नसीहत करता हूं अपने बच्चों को हमेशा। एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, वो कब घुमा दे और कब हमारे मार्क्स कटवा दे। आपने ये देखना है कि अगर कन्वर्जन साइन में हो रही है तो जो हार्मोनिक फॉर्म है उसमें पहले साइन थीटा वाला टर्म होना चाहिए, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट फिर ए होगा। और अगर कॉस में कन्वर्जन है तो पहला टर्म फिर कॉस में होना चाहिए, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट ए होगा। ये हमने चेक कर लिया। अच्छा, अब चाहे आर साइन थीटा प्लस अल्फा वाली फॉर्म में कन्वर्जन हो या आर कॉस थीटा माइनस अल्फा या प्लस वाली फॉर्म में कन्वर्जन हो, हर दफा आर का फॉर्मूला सेम है, और वो क्या है? आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर इक्वल्स टू वेयर आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ये भी चीज यहां पर ऐड कर लें कि जो ए एंड बी हैं, ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है। सही है, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट से इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीच में ये माइनस की साइन होगी तो ये बी के साथ नहीं लेंगे, बस ये तो फॉर्म है, बीच में माइनस है हार्मोनिक फॉर्म में, तो कन्वर्जन माइनस में होगी। लेकिन अगर पहले कॉस है और बीच में माइनस है तो कन्वर्जन प्लस में होगी। सही है। अच्छा, अब सवाल ये पता होता है आर का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, टेन अल्फा कैसे निकलेगा? अच्छा, अब एक और बात नोट करें, कभी कहता है फाइंड अल्फा डायरेक्टली, और कभी कहता है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टेन अल्फा। तो इसीलिए मैंने पहले टेन अल्फा का फॉर्मूला लिखा है और फिर अल्फा का लिखा है। ये निकला भी पता है कैसे?
उसी तरह कंपाउंड एंगल फॉर्मूला के बाद जब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट हुआ तो हमने कुछ किया प्रोसेस, तो तब जाके ये फॉर्मूला निकला। तो tan अल्फा इज बी, अब इसी तरह आर भी उसी तरह निकला है, तो आर का फॉर्मूला भी उसी तरह ही निकला है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अगर मुझे कहेगा फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ tan अल्फा, तो बस मैं tan अल्फा इक्वल टू बी अपॉन ए पे रुक जाऊंगा। बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 2 है, आंसर हो जाएगा tan अल्फा का 3/2। लेकिन अगर हमसे अल्फा मांगा है तो tan अल्फा इक्वल टू बी अपॉन ए लिखने के बाद अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए, ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, बल्कि ये चीज तो मैंने शुरू में लिखी हुई है, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, सॉरी माय बैड, मैंने देखा नहीं। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, जो ए और बी हैं ये पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, सही है ना। तो फिर उस केस के अंदर आर का फॉर्मूला ये होता है और tan अल्फा का बी अपॉन ए होता है। अच्छा, अब जब ये हमेशा पॉजिटिव होगा बी अपॉन ए, तो अल्फा जो है वो हमेशा क्या आएगा, एक्यूट आएगा। तो हमेशा याद रखें अल्फा इज एक्यूट। ये बेसिक एंगल की तरह ही है, वैसे ये बेसिक एंगल नहीं है, लेकिन ये अल्फा है जो कि हमें जब हार्मोनिक फॉर्म से हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये अल्फा की वैल्यू निकालने को कहता है। लेकिन ये अल्फा हमेशा एक्यूट होगा, राइट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डिग्री में काम करना है या हमें रेडियन में काम करना है। ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि हमें डिग्री में काम करना है या रेडियन में काम करना है। एग्जामिनर डोमेन देगा, जैसे कि हमेशा से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डोमेन देता है। तो डोमेन अगर डिग्री में दिया होगा 0 से 90 तक कि अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड 90, तो आप समझ जाएंगे आपको डिग्री मोड पे अल्फा कंप्यूट करना है। और डिग्री की रिक्वायरमेंट आप सब जानते हैं कि वर्किंग आप जब करते हैं तो 3 डेसिमल प्लेसेस में करते हैं, और फाइनल आंसर जब आप देते हैं तो 1 डेसिमल प्लेस में देते हैं। और इसी तरह रेडियन जो है उसमें जो वर्किंग होती है वो 5 SF में होती है, और जो फाइनल आंसर होता है वो 3 SF में होता है। सही है, तो डिग्री और रेडियन के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन एक और बात, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अक्सर इन सवालात में एग्जामिनर एक्यूरेसी लेवल स्पेसिफाई करता है। अगर एक्यूरेसी लेवल स्पेसिफाइड है तो फिर उस स्पेसिफाइड एक्यूरेसी लेवल को फॉलो करेंगे। कहेगा अल्फा की वैल्यू 2 डेसिमल प्लेस में दो, तो फिर होशियारी नहीं करनी, 2 डेसिमल प्लेस में ही देनी है। कहेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दो, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही देनी है, फिर होशियारी नहीं करनी। तो एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। सही है। तो ये अगर डोमेन अल्फा का 0 से 90 तक है तो डिग्री में काम करेंगे, 0 से π/2 लिखा हुआ है तो रेडियन में काम करेंगे। ये मैंने हार्मोनिक फॉर्म के बारे में बता दिया, इसके एग्जांपल्स आगे आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो मैं एग्जांपल से करके इसको अप्लाई करके बताऊंगा, कुछ और बातें भी इसके साथ आपको बतानी। तो पहले मुझे यहाँ तक आप नोट भी कर लें और कंफर्म भी कर दें कि जो है वो यहाँ तक समझ आ गया। आगा तुमने किस चीज का सवाल पूछा है। नहीं होगा तो क्या करेंगे, अगर अगर कॉस में कन्वर्जन करनी है और पहला टर्म कॉस नहीं है तो स्वैप कर देंगे। अगला टर्म कॉस वाला होगा, पहला साइन वाला होगा, तो कॉस वाले को पहले ले आएंगे और साइन वाले को बाद में ले जाएंगे। अल्टीमेटली इंश्योर ये करना है कि अगर कन्वर्जन कॉस में है तो पहला टर्म कॉस में होना चाहिए, कन्वर्जन साइन में तो पहला टर्म साइन में होना चाहिए। अगर यहाँ ऑर्डर हिला हुआ है, कन्वर्जन साइन में करनी है और यहाँ पर ऑर्डर हिला हुआ है, तो आप उसको चेंज कर देंगे, साइन वाला पहले ले आएंगे और कॉस वाला बाद में कर देंगे। आगे पीछे करने में तो मसला नहीं है ना, तो वो तो किया जा सकता है, तो इसीलिए उसको आगे पीछे कर देंगे। सही है। अच्छा, अब यहाँ तक कॉपी भी कर लें, और फिर कॉपी करने के बाद क्लियर एंड डन लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर किसी का कोई सवाल किसी हवाले से हो तो पूछ सकता है चैट पे भी और माइक पे भी, वरना फिर सवालात की जाने बढ़ते हैं। इंशाल्लाह सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ मैंने बगैर एग्जाम्पल के समझाया है, सवाल समझाता हूँ एग्जाम्पल समझाता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। अभी कॉपी कर लें इसको।
चलें आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक्नॉलेज सब किया करें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि सबने कॉपी कर लिया है। हो गया ना सबका कॉपी? मूव कर सकता हूँ ना आगे? चलें एक सवाल है, सवाल लेते हैं। सर एक बात बता दें। जी सर वो इसके अंदर ए और बी हमेशा पॉजिटिव रहेंगे? लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ए एंड बी आर नहीं, मैं ऑलवेज। पूछ रहा हूँ, मतलब हमारे पास पेपर में कोई केस नहीं आएगा ऐसा जिसके अंदर ए और बी पॉजिटिव ना हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं आएगा, तभी लिखा हुआ है ना। एक चीज स्पेसिफाई की हुई है, उसका मकसद ये है कि एग्जामिनर ने, बुक्स में भी लिखा हुआ है और एग्जामिनर ने स्पेसिफाई भी किया हुआ है, तो ये चीज आपके सिलेबस में जब भी आएगी तो वो ए और बी पॉजिटिव ही होंगे। ओके सर। अच्छा अब देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सप्रेस 3 cos θ प्लस 4 sin θ इन द फॉर्म r cos θ माइनस अल्फा वेयर अल्फा लाइज बिटवीन 0 and π/2। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। सही है, आपको एग्जामिनर ने एक्सप्रेस करने का बोला है इस चीज को इस फॉर्म में। अच्छा आप देख सकते हैं कि आपको कन्वर्जन कॉस में करनी है, तो पहला टर्म आपका कॉस में है, ये आपको डबल चेक करना चाहिए हमेशा। फिर ये बात कि जब कॉस है पहला टर्म और कन्वर्जन कॉस में है, तो जो बीच में यहाँ पर साइन होगी उससे ऑपोजिट साइन यहाँ पर होगी, ये चीज भी आप हमेशा देखेंगे। सही है। अच्छा अब जब मुझे एक्सप्रेस करना है तो वो वाजे कर रहा है इस चीज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन कॉस में है और पहला टर्म कॉस में है, तो कॉस का जो कोएफिशिएंट है वो ए हो जाएगा। ए हो गया 3, और जो साइन का कोएफिशिएंट है वो बी हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा 4। और अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो आर की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 5। तो आर की वैल्यू आ गई 5। अच्छा बाजों का आर की वैल्यू डेसिमल में आती है तो वो कहता है गिविंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर। तो जब आर की एग्जैक्ट वैल्यू मांगी है तो एग्जैक्ट देंगे, एग्जैक्ट नहीं मांगी तो फिर 5 SF में आर की वैल्यू देके उसको 3 SF में राउंड ऑफ करके देंगे। वहां आंसर के तौर पे 3 SF, और अगर आगे आर की वैल्यू का इस्तेमाल आएगा तो 5 SF। अच्छा फिर मैंने आपको सिखाया tan अल्फा। tan अल्फा इज बी ओवर ए, तो बी आपको पता है 4 है, 4/3। फिर आपको यहाँ से अल्फा की कंप्यूटेशन करनी है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। लेकिन यहाँ पर याद रखें क्योंकि आपका जो डोमेन है वो आपको रेडियन में दिया हुआ है, लिहाजा पाई की टर्म्स में दिया हुआ है, इसका मतलब आपको कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे करना पड़ेगा। और रेडियन मोड पे करने के बाद आप tan इनवर्स 4/3 करेंगे। एक्यूरेसी यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप अल्फा को पहले 5 SF में लिखेंगे 0.927 295। सही है। और फिर आप अल्फा जो है वो 3 SF में भी दे सकते हैं, 0.927 रेडियन में होगा। तो आर की वैल्यू भी आ गई, अल्फा की वैल्यू भी आ गई, और आपको जिस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था उस फॉर्म में आप एक्सप्रेस करके लिख दें कि ये हो जाएगा 5 cos θ माइनस अल्फा, और अल्फा आपका हो जाएगा 0.927। अच्छा लेकिन अगर आगे इस फॉर्म को स्पेसिफाई इसको यूज करना हुआ, ये आपका आंसर हो गया पार्ट नंबर 1 का। लेकिन अगर आगे इस फॉर्म को इस्तेमाल करना हुआ तो फिर आर की तो खैर वैल्यू एग्जैक्ट ही है, अल्फा की वैल्यू 5 सिग्निफिकेंट फिगर वाली ले लीजिएगा। बल्कि मैंने 5 SF में इसलिए नहीं ली, 6 SF में ली, क्योंकि 5 SF में फिर वो राउंड ऑफ हो जाता, इसलिए फिर मैंने 6 SF ही ले ली। और ज्यादा हायर एक्यूरेसी लेने में तो कभी मसला होता ही नहीं है, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी लो। अच्छा फिर अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो कह रहा है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। ये जो मैंने पार्ट बनाया है ना, ये पार्ट 2 ये बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर। मतलब अगर आप 6-7 सालों के पास पेपर करेंगे तो आपको 1-2 सवाल ऐसे मिलेंगे, बहुत ही रेयर है। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में शामिल करने का मकसद भी यही है कि जो रेयर चीज़ है उसको ज़रूर करवाया जाए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जहन में बैठ जाती हैं चीज़ें, और जब चीज़ें जहन में बैठ जाती हैं तो वो वन ऑफ चीज़ें नोट्स में जब शामिल हो जाती हैं तो आप कॉन्स्टेंटली अगैन एंड अगैन उसको रिव्यू करते हैं। जब बार बार वो चीज़ रिव्यू होती है तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाती है।
लिहाजा ये चीज जरूरी है कि आप जो है वो इस पार्ट को सही तरह समझ लें, क्योंकि ये रेयर आता है, तो आप एक दफा समझ लेंगे इंशाल्लाह आपके जहन में बैठ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हो सकता है हैंड्स लिखा हुआ हो सकता है हैंड्स ना लिखा हुआ हो। लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, ये बात आप समझ लें कि जब हार्मोनिक फॉर्म का सवाल आएगा और उसको हम किसी पर्टिकुलर इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो अब यही वो फॉर्म होगी जो अगेन एंड अगेन इस्तेमाल होगी। अक्सर सवालात में इंटीग्रेशन आता है, अभी तो इंटीग्रेशन का ताल्लुक नहीं है। इंटीग्रेशन जब हम पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि पहले पार्ट में कन्वर्जन होती है और सेकंड पार्ट के अंदर फिर हमें इंटीग्रेट करने का भी कहता है। तो इवन इंटीग्रेट करने के लिए भी जो है हम यही वाली फॉर्म यूज करते हैं। तो जब याद रखिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं, तो फिर जो आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं उसी को अगले पार्ट में यूज करते हैं ना। तो इंटीग्रेशन में भी ऐसे कई सवाल आते हैं कि पहले आप आइडेंटिटी करो। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे सवाल इंटीग्रेशन के साथ है। मैंने बताया भी था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है और डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में आगे तक अगेन एंड अगेन आपके इस्तेमाल में आएगी। यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक टॉपिक है, उसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री की स्किल्स शामिल होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है। बजाते खुद ट्रिग्नोमेट्री के सवाल कम होंगे या छोटे होंगे, लेकिन उसका आगे आप देखेंगे कि आपको डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में हर जगह इस्तेमाल मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे पार्ट टू की। तो अगर हम पार्ट टू को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम पार्ट नंबर वन को यूज करेंगे, ये तो हमें पिक हो रहा है। अब हम क्या करें, सबसे पहले काम करते हैं, किस तरह से यूटिलाइज करना है ये देख लेते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाय 6 माइनस कॉमन ले लें अगर हम, तो यहाँ माइनस कॉमन लेने की वजह से हो जाएगा 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा। सही है। जब ये आपने कर लिया यार, तो अब आपने बोला कि कोई मसला ही नहीं है, इसका मतलब हमें तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें सिर्फ साइन या कॉस चाहिए होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्विंग के लिए कैसे सिर्फ साइन या कॉस में से कोई एक होना चाहिए या टेन होना चाहिए, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, बस इसी तरह मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए भी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। भाई जब हम एएस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे और रेंज निकालते थे, तो कोई एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था ना, 2 sin θ +1 या 4 cos θ -3, या साइन थीटा के टर्म्स में होता था या कॉस थीटा में होता था, और फिर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती थी और रेंज देते थे हम। तो इसी तरह यहाँ भी या तो सिर्फ साइन में होगा या सिर्फ कॉस में होगा। तो अब इसके लिए हमें हार्मोनिक फॉर्म वाली चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वैसे ये हमेशा सेकंड पार्ट ही बनता है, लेकिन अगर ये इकलौता पार्ट आ जाए कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो आप माइनस कॉमन लेके जब ब्रैकेट में देखेंगे तो आपने कहा यार कॉस और साइन दोनों आ रहे हैं। ओ अच्छा, जब कॉस और साइन दोनों आ रहे हों इसका मतलब ये तो हार्मोनिक फॉर्म है। तो फिर हमें हार्मोनिक फॉर्म को कन्वर्ट करना होगा। आया नहीं है इस तरह से, लेकिन मैं आपको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ कि अगर इतना भी अननोन करके वो दे तो फिर आप उसको कर सकते हैं ट्रेस कि क्या मांगना चाह रहा है। और हार्मोनिक फॉर्म है, फिर आपने कहा यार ये तो पहला टर्म कॉस है, तो कॉस में कन्वर्जन करेंगे, और कॉस में जब कन्वर्जन करते हैं तो साइन ऑपोजिट होती है। ये चीज अगर जहन में आपके होगी तो आप बगैर उसके स्पेसिफाई किए भी कर सकते हैं। बहरहाल उसने कभी कहा नहीं, कभी दिया नहीं, हमेशा स्पेसिफाई करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, टू बी ऑन द वेरी सेफ साइड में सारी बातें आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 6 माइनस, अब ये जो 3 cos θ +4 sin θ है, इसको हम कन्वर्ट कर चुके थे, तो ये हो जाएगा 5 cos थीटा -0.927। अच्छा, मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, जब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो ना, तो आपको ये बात पता है कि साइन थीटा जो है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली कॉस थीटा में भी ऐसा ही होता है। कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। साइन थीटा की भी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1, और कॉस थीटा की भी मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1। और आपको स्पेशल वैल्यूज जो बताई गई थी साइन और कॉस में, जब हम स्केचिंग सीख रहे थे, तो हमने कहा था साइन थीटा इक्वल्स टू 0, साइन थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इक्वल्स टू -1। ये स्पेशल वैल्यूज है। स्पेशल वैल्यूज होती है 0, 1 और -1। तो याद रखें, जब भी आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो पूरे कॉस एंगल की, ये ना देखें कि यहाँ पर जो है थीटा के अलावा थीटा माइनस 0.927 लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप याद रखेंगे, ये पूरा जो कॉस फंक्शन है, ये सिर्फ ये चीज, कॉस ऑफ एन एंगल इज
never greater than 1. Cos of an angle is never less than -1. Cos of an angle always lies between -1 and 1. Similarly, sine of an angle always lies between -1 and 1. तो जब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अब आपके जहन में सवाल आएगा सर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कॉस एंगल की मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं, और जब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कॉस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। हो सकता है ऐसा हो भी रहा हो, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। क्या वजह है? वजह यह है कि यहाँ कभी साइन माइनस होगी तो कभी प्लस होगी, और कभी ये वाला टर्म जो है वो पहले होगा तो कभी बाद में होगा। सेकेंडली, ये चीज न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है। अब डिनोमिनेटर में -1 रखने पे क्या आंसर आता है, 1 रखने पे क्या आंसर आता है, ये किसी को नहीं पता। तो इसीलिए -1 पे भी चेक करेंगे और 1 पे भी चेक करेंगे और डिसाइड करेंगे कि ग्रेटर किस पे आ रही है और लेसर किस पे आ रही है। लेकिन मैं आपको एक और बार यहाँ लिखी भी है मैंने कि आपने सिर्फ -1 और 1 डाल के नहीं देखना, बल्कि 0 भी डालकर देखना है। क्योंकि अगर आप देखें तो कॉस का साइन का ग्राफ देखें, 0 फिर 1 फिर 0 फिर -1 फिर 0, और कॉस का जो ग्राफ होता है वो 1 से शुरू होता है, 1 फिर 0 होती है y की वैल्यू, फिर y की वैल्यू होती है -1 फिर 0 और फिर 1। तो आप देखें तो कॉस का ग्राफ हो या साइन का ग्राफ हो, या वैल्यू -1 होती है या 0 होती है। सिर्फ साइन एंगल और कॉस एंगल की बात कर रहा हूं, सही है। साइन एंगल, एंगल कुछ भी हो, वैल्यू या तो 0 आएगी या -1 आएगी या 1 आएगी। तो आप याद रखें, जब आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो आप 0 भी डाल के देखें पूरे कॉस एंगल की जगह, पूरे कॉस एंगल या साइन एंगल की जगह एक दफा 0 डाल के देखें, एक दफा 1 डाल के देखें, एक दफा -1 डाल के देखें, और फिर उनमें से जो लीस्ट होगी वो मिनिमम होगी और जो ग्रेटेस्ट होगी वो मैक्सिमम होगी। हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 0 डालने पे मिनिमम आएगा या 1 डालने में मिनिमम आएगा या -1 में मिनिमम आएगा। हो सकता है हमारा दिमाग इतना खुल जाए कि प्रैक्टिस कर करके हम पिक कर भी पाए। लेकिन अभी मैं रट्टा लगाना या कुछ ज्यादा सोचने की मजबूर नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि आपकी एक प्रैक्टिस बन जाए कि जब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप 0, 1 और -1 ये वैल्यूज रखकर डालें। ये वैल्यूज रखें, कहां पर रखें? पूरे कॉस एंगल की या पूरे साइन एंगल की जगह एक दफा 0 रख के देखें, एक दफा 1 रख के देखें, एक दफा -1 रख के देखें। जो लीस्ट वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, जो ग्रेटेस्ट होगी वो मैक्सिमम होगी। अब जरा ये काम करके देखते हैं। अब मैंने कहा यार एक दफा क्या करता हूँ, 10/6 -0 रख के देखता हूँ। तो यहां से मेरी वैल्यू आ रही है 10/6। अच्छा, फिर एक दफा मैंने कहा यार काम करता हूँ 10/6 माइनस, अच्छा सॉरी 0 रख दिया था, ये 5 × 0 था, वैसे सही है ना, वो 0 ही होता है। 6 - 5 × 0, पूरे कॉस एंगल की जगह 0 रख दिया तो 10/6 आ गया। फिर पूरे कॉस एंगल की जगह 1 रख दिया तो यहां से आ गया 10/1 विच इज 10। और एक दफा पूरे कॉस एंगल की जगह -1 रख देते हैं तो यहां से आ गया 10/11। अब अगर आप देखें तो लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 10/11। जो 10/11 है दिस इज द लीस्ट वैल्यू, और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? 10। तो ये जो है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू है ये, और ये वाली मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, यहां अगर आप देखें तो को इंसिडेंटली वाजे कर रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू 1 रखने पे आंसर मैक्सिमम ही आ रहा है, मिनिमम वैल्यू -1 रखने पे मिनिमम ही आ रहा है। ये सिर्फ इस सवाल में हो रहा है, ऐसा कोई रट्टा नहीं लगेगा। दिस विल वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि जब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये तीनों स्पेशल वैल्यूज 1 बाय 1 हम डालेंगे। और ये कहां डालेंगे? पूरे कॉस एंगल, साइन एंगल या कॉस एंगल की जगह। कॉस एंगल की जगह एक दफा 0, एक दफा 1, एक दफा -1। इसी तरह साइन एंगल होता साइन थीटा प्लस 40 डिग्री होता, डिग्री में हो या रेडियन में, पूरा साइन एंगल 0, 1, -1। क्यों भाई? क्योंकि आप कैलकुलेटर में डाल के भी चेक कर लें, थीटा की कोई भी वैल्यू ले लें, आंसर हमेशा -1 से 1 के दरमियान होगा, और जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वो -1, 1 और 0 ही होती है, क्योंकि बाज़ों का 0 से लीस्ट या ग्रेटेस्ट आ जाती है।
इसलिए जीरो को भी कंसिडरेशन में लेना जरूरी है। ऐसे सवाल मैंने किए भी हैं जिसके अंदर ऐसा होता है, इसीलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आपने होशियारी नहीं करनी, आपने स्पेशल वैल्यू में जीरो वन माइनस वन तीनों को मद्देनजर रखना है। एक दफा जीरो डालना है, एक दफा वन, एक दफा माइनस वन, फिर डिसाइड करना है कि मैक्सिमम कौन सी है और मिनिमम कौन सी है। क्योंकि ये सवाल बहुत रेयर है, इसके प्रैक्टिस सवालात भी बहुत कम है, इसलिए आप इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो सवालात आपके नजर से गुजरेंगे इंशाल्लाह अभी या बाद में एयरली पास पेपर की प्रैक्टिस के दौरान, या आप पास पेपर का मुताला कर रहे हो, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो जो भी सवाल आएंगे उसमें अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, स्पेशल वैल्यू ऑफ जीरो वन और माइनस वन तीनों सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालेंगे, तो इंशाल्लाह आपका आंसर हमेशा सही आएगा और आप कभी फंसेंगे नहीं। सही है? क्या हमें ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सही तरह समझ आ गया है? मैंने आपको प्रॉपर जो है हार्मोनिक फॉर्म की एप्लीकेशन करके बता दी, और ये पूरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने खोल कर बयान कर दिया। इसको कॉपी भी कर लें और मुझे एक दफ़ा एक्नॉलेज भी कर दें कि सर हमें समझ आ गया। कॉपी डन एंड क्लियर। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपका काम हो गया। सही है? जल्दी फटाफट शाबाश, जल्दी से एक्नॉलेज कर दें। जल्दी से एक्नॉलेज कर दें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
कॉपी हो गया? कॉपी करने का कह रहा था, कॉपी सबने कर लिया है? मैंने कहा ना जब कॉपी कर लें तो बता दिया करें कि वी हैव कॉपीड एंड वी आर क्लियर, कॉपीड एंड क्लियर या डन एंड क्लियर। इससे पता चल जाता है आपने कॉपी भी कर लिया है और आप क्लियर भी हैं। सही है, ये एक्नॉलेजमेंट आप दे दिया करें ताकि मुझे इत्मीनान रहे कि आप सबको समझ आ रही है बात। अच्छा, अब ये जो एक एग्जाम्पल है, जैसा कि मैंने आपको लिखा हुआ है, एग्जामिनर ने सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट शुड बी नोइंग हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। अब कभी इस तरह से इसने दिया नहीं है कि डायरेक्ट कह दे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो। पहले पार्ट में ये हार्मोनिक फॉर्म को कन्वर्ट करवाता है, उसके बाद सेकंड पार्ट में इक्वेशन को सॉल्व करवाता है। तो ये इसकी प्रैक्टिस है यूजुअली। लेकिन सिलेबस में इसने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट शुड बी नोइंग हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, इस तरह मतलब एग्जांपल्स में इस इक्वेशन को शामिल किया हुआ, जिससे ये पता चलता है कि वी नेवर नो कब एग्जामिनर डायरेक्टली ये इक्वेशन दे दे, एक 6 नंबर का सवाल दे दे और मुझे कहे 5 या 6 नंबर का, और मुझे कहे कि आप इसको सॉल्व करो और बच्चा घूम जाए। तो आप फॉरन पिक करें कि जब कॉस एंड साइन दोनों हों और प्लस हो रहे हों तो आप समझ जाएं कि ये तो हार्मोनिक फॉर्म है, तो दिस दिस नीड्स टू बी कन्वर्टेड। वही बात जो मैं बार बार कर रहा था कि कभी इसने एग्जामिनर ने इस तरह से किया नहीं है कि हमें डायरेक्टली दे दिया जाए, लेकिन सिलेबस में तो मौजूद है, तो कभी भी ऐसा हो सकता है। तो लिहाजा हमें सबसे पहले ये करना है कि ये पिक करना है कि दिस नीड्स टू बी कन्वर्टेड। अच्छा, आप मुझे बताएं किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट होगा या साइन में कन्वर्ट होगा? हाँ, कोई अगर सीक्वेंस चेंज करके फिर इसको चेंज करना चाहे वो बात अलग है, लेकिन अभी ओरिजिनल पोजीशन में अगर हम देखें तो ये कन्वर्ट किस में होगा, साइन में कन्वर्ट होगा या कॉस में कन्वर्ट होगा? हार्मोनिक फॉर्म में मैंने टेन कहाँ सिखाया है? या साइन होता है या कॉस होता है? टेन का तो मैंने कहीं सिखाया ही नहीं है यार। एक फॉर्म मैंने कॉस वाली सिखाई है, एक टेन वाली सिखाई है, टेन तो होता ही नहीं है कहीं। टेन तो अल्फा की कैलकुलेशन के लिए निकलता है। तो आप इसको कहेंगे आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि कॉस है तो साइन भी ऑपोजिट होती है, प्लस है तो माइनस। अब आपको पता है कि आर की वैल्यू निकालने के लिए आपको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। तो ए की वैल्यू आपकी 3 है, बी की वैल्यू आपकी 2 है। तो रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 9 + 4 रूट ऑफ 13 हो गया। आर आ गया रूट ऑफ 13। और अल्फा निकालना है तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर ए, 2/3। और फिर यहां से अल्फा की कैलकुलेशन हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3। और कैलकुलेटर आपका डिग्री मोड पे होना चाहिए, तो टेन इनवर्स 2/3। यहां से आपका आंसर आ जाएगा 33.690 आ रहा है 5SF में। सॉरी, 3 डेसिमल प्लेस में ले लेते हैं ना एंगल डिग्री, तो 33.69 ले लेता हूँ। अच्छा, अब जरा देखें तो आपकी कन्वर्जन हो गई। आर की वैल्यू क्या है, रूट 13। मैंने एग्जैक्ट ही रहने दी है, सही है। वैसे हाँ, अगर एग्जैक्ट की इंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो रूट 13 कह के, मैं असल में मुझे आर की वैल्यू मांगी नहीं है ना, तो इसलिए मुझे आर की वैल्यू या एंगल की वैल्यू पे कोई मसला नहीं है। अल्टीमेटली मुझसे मांगा, मुझे कहा गया सॉल्व द इक्वेशन, तो इसका मतलब आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा। तो इसीलिए मैं एग्जैक्ट लेकर चल रहा हूँ ताकि थीटा अल्टीमेटली एग्जैक्ट है। तो रूट 13 कॉस थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, और अल्फा क्या है 33.69। तो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से एक तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर एग्जामिनर अचानक से एक ऐसा इक्वेशन दे दे जिसमें हार्मोनिक फॉर्म इन्वॉल्व हो रही हो तो डरना नहीं है। बेटा साइन ओवर कॉस 10 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ साइन ओवर कॉस थोड़ी है। साइन ओवर कॉस कैसे दिख रहा है तुम्हें? साइन ओवर कॉस थोड़ी है, ये तो हार्मोनिक फॉर्म है। जब कॉस और साइन दोनों होते हैं तो अगर कॉस पहले है तो कॉस वाली फॉर्म में कन्वर्जन होती है, साइन होता है तो साइन वाली फॉर्म में कन्वर्जन होती है, यही तो सिखाया है। हार्मोनिक फॉर्म में मैंने सिखाया है कि ये जो कन्वर्जन, ये जो चीज है इसमें टेन तो नहीं होता। आर साइन थीटा प्लस अल्फा है या आर कॉस थीटा माइनस अल्फा है या प्लस अल्फा है, कॉस है या साइन है, टेन तो नहीं है। तो अगर साइन कॉस में है एक्सप्रेशन तो उसको या तो साइन में कन्वर्ट करेंगे या कॉस में, डिपेंडिंग है पहले क्या है।
अच्छा, अब उसके बाद जो है ये चीज मैंने कन्वर्ट कर ली। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से जो है ये हो गया कॉस थीटा माइनस 33.69 इज इक्वल्स टू 1/√13। यहाँ से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कभी पहले पार्ट में वो कन्वर्ट करवाए हार्मोनिक फॉर्म को और सेकंड पार्ट में इक्वेशन को सॉल्व करवाए तो किस तरह से लेकर चलना है आपने। अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ जो डोमेन है वो थीटा का है, जबकि यहाँ जो एंगल है वो थीटा माइनस 33.69 है। तो इसका मतलब आपको थीटा माइनस 33.69 का डोमेन निकालना पड़ेगा। थीटा माइनस 33.69 का डोमेन निकालना पड़ेगा। तो वो कहां से कहां तक निकलेगा, -33.69 से लेकर -33.69 से लेकर 360 माइनस कर देंगे तो 326.31। 33 - 33.69 से 326.31 डिग्री तक आपका डोमेन हो जाएगा। अच्छा, अब नेगेटिव में जब डोमेन चला जाए तो आप समझ जाएंगे आपको क्लॉकवाइज भी घूमने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए वो स्टेप सारे रिकॉल करते हैं ताकि P1 की नॉलेज स्ट्रांग होने पे आपका काम बिल्कुल सेट है। P1 की नॉलेज स्ट्रांग है, इसके बाद आप बहुत आसानी से आंसर्स निकाल सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी रिव्यू भी करवा देता हूँ ताकि वो P1 की बातें रिव्यू हो जाए। कॉस ऑफ एन एंगल इज पॉजिटिव। कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, आप बेसिक एंगल निकालेंगे तो बेसिक एंगल, अच्छा मैं बेसिक एंगल को यहाँ अल्फा का नाम नहीं दे रहा हूँ, सही है। क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक एक चीज अल्फा मौजूद है। तो दोनों अल्फा मिल जाएंगे तो मैं यहाँ से बी और एंगल लिख रहा हूँ, बेसिक एंगल। बेसिक एंगल इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√13। बेसिक एंगल इज कॉस इनवर्स 1/√13। तो कॉस इनवर्स 1/√13 करें, आंसर आ रहा है 73.898 डिग्री। कॉस इनवर्स ऑफ 1/√13 आ रहा है 73.898। सही है भाई। अच्छा जी, उसके बाद जो है बेसिक एंगल आपका आ गया। अब बेसिक एंगल निकालने के बाद अगर आपको फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल निकालने हैं, अगर आपको एंगल फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालने हैं तो एक हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। एक मिनट यार, क्या हो गया ये। अच्छा, एक हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एक आंसर होगा अल्फा और दूसरा आंसर होगा 360 माइनस अल्फा। तो आपको देखना होगा कि दोनों आंसर्स जो हैं वो 326.31 से छोटे हैं। अगर कोई आंसर 326.31 से बड़ा होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी है डोमेन में, तो फिर आप क्लॉकवाइज भी घूम के देखेंगे। तो क्लॉकवाइज आप पहले क्वाड्रेंट में घूमेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस बेसिक एंगल। सही है, माइनस बेसिक एंगल आएगा। लेकिन यहाँ माइनस बेसिक एंगल का आंसर जो है -33.69 से छोटा हो जाएगा, इसलिए उस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट कर देंगे। तो मैं पहले सारे आंसर लिख रहा हूँ कि थीटा थीटा -33.69 का जो पहला आंसर है, थीटा -33.69 का जो पहला आंसर है वो है अल्फा। अल्फा नहीं है, सॉरी, अल्फा मैं नहीं कह रहा हूँ, बेसिक एंगल कह रहा हूँ। दैट इज इक्वल टू बेसिक एंगल 73.898। इसका एक और आंसर होगा 360 -73.898 विच इज 286.102। तो ये दोनों आंसर्स जो हैं 326.31 से छोटे। फिर मैं क्लॉकवाइज में आया तो क्लॉकवाइज का आंसर हो जाएगा माइनस बेसिक एंगल, -73.898। यहाँ मैं बेसिक एंगल को अल्फा नहीं कह रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों नहीं कह रहा हूँ,
क्योंकि ऑलरेडी इस सवाल में मैंने एक चीज को अल्फा कहा हुआ था। तो ये जो हार्मोनिक फॉर्म से जब मैंने कन्वर्ट किया हार्मोनिक फॉर्म को, तो ये जो अल्फा की वैल्यू आई है, ये अल्फा की वैल्यू जाहिर सी बात है बेसिक एंगल से डिफरेंट है। तो फिर जब मैंने उस वाली चीज को अल्फा कह दिया था, तो फिर ये बेसिक एंगल को मैं अल्फा नहीं कह रहा हूँ, बेसिक एंगल ही कह रहा हूँ। तो पहला आंसर होगा थीटा इक्वल टू बेसिक एंगल। दूसरा थीटा इक्वल टू नहीं, थीटा माइनस 33.69 इक्वल टू बेसिक एंगल। फिर थीटा माइनस 33.69 इक्वल टू 360 माइनस बेसिक एंगल, एंड फिर माइनस बेसिक एंगल। लेकिन जो माइनस बेसिक एंगल वाली चीज है वैसे मैं कंसिडर करता हूँ। आप देखेंगे सवालात काफी सारे 5 पेपर्स के अंदर ऐसे हैं जिसमें ये नेगेटिव वाला कंसिडर होता है। इसकी वजह ये होती है कि ये जो बेसिक एंगल होता है इसकी वैल्यू जो है इस अल्फा की वैल्यू से कम होती है। तो जब जैसे 15 होता तो -15 होता, तो -15 तो इस डोमेन के अंदर है ना, रिवाइज डोमेन के अंदर, तो -15 को कंसिडर करना पड़ता। लेकिन यहाँ क्योंकि ये आउट है तो इसलिए इसको मैंने काट दिया। मैंने लिखकर इसलिए काटा था कि आपको याद रहे कि आपको नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटी भी कंसिडर करनी होती है। तो 5 पेपर के सवालात में आप भूले ना ये काम करना। आपको हमेशा याद रहे कि आपको ये पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी है, और फिर आपके पास फाइनल आंसर थीटा के आ जाएगा। थीटा -33.69 है, तो थीटा की वैल्यूज निकाल लेंगे 73.898 प्लस 33.69, और आपका फाइनल आंसर 1 डेसिमल प्लेस में हो जाएगा 107.6 डिग्री। और इसी तरह 286.102 में प्लस कर दूंगा 33.69, तो आपका आंसर आ जाएगा 319.792, जिसको 1 डेसिमल प्लेस में 319.8 डिग्री। तो आपके यहाँ पर दो ही आंसर आएंगे, और दोनों आंसर आपके थीटा -33.69 के आंसर अगर इस डोमेन के अंदर होंगे तो ऑटोमेटिकली थीटा के आंसर 0 से 360 के दरमियान आ जाएंगे। तो थीटा का आंसर आ गया 107.6 और 319.8 डिग्री। तो यहाँ से हमने ये इस तरह के जो सवाल इक्वेशन सॉल्विंग आती है वो भी हमने समझ ली कि हमें किस तरह से क्लॉकवाइज भी यहाँ पर कंसिडर करना पड़ता है। और हमने ये भी समझ लिया कि अगर सडनली अचानक कभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ जाए जिसके अंदर हार्मोनिक फॉर्म इन्वॉल्व हो, तो फिर हमें घबराना नहीं है, बल्कि हमें जो है उसे कन्वर्ट करना है। और राइट फॉर्म ये होगी कि कॉस वाला टर्म पहले है तो कॉस वाली फॉर्म में, साइन वाला टर्म पहले है तो साइन वाली फॉर्म में। लेकिन याद ये रखना है कि अगर कॉस वाली फॉर्म में कन्वर्जन है तो हार्मोनिक फॉर्म में अगर बीच में प्लस है तो कन्वर्जन में कॉस के साथ थीटा माइनस अल्फा होगा। लेकिन अगर साइन थीटा वाला टर्म पहले है तो हार्मोनिक फॉर्म से जब नॉर्मल फॉर्म में आएंगे तो साइन में कन्वर्ट होगा, और जो बीच में थीटा और अल्फा के दरमियान साइन होगी वो भी प्लस होगी। तो साइन पहले है तो प्लस होगी, साइन सेम रहेगी, और कॉस अगर पहले है तो साइन ऑपोजिट होगी। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैंने हर चीज को बहुत वाजे बहुत बहुत वाजे करके खोल कर बयान कर दिया है, जिसके बाद इंशाल्लाह कोई मसला रहना नहीं चाहिए हार्मोनिक फॉर्म के हवाले से। इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लें और एक्नॉलेज कर लें कि ये पहले कॉपी कर लें, फिर उसके बाद जो है डन एंड क्लियर लिख दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने कर लिया। इतने सारे पार्टिसिपेंट्स सब मौजूद हैं, प्लीज तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं, इस वक्त 24 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्नॉलेज करें डन एंड क्लियर। सही है, दो चार के रिप्लाई आते हैं बाकी के नहीं आते, सोए ना प्लीज, जवाब दें। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। सर आपकी चैट नहीं खुल रही मेरे पास। मेरी चैट नहीं खुल रही तुम्हारे पास? क्यों नहीं खुल रही भाई? मेरा नाम सर्च करो, मेरा नाम आएगा, खाली होस्ट का ही नाम आएगा, और किसी का नाम तो आ भी नहीं सकता, वो मैंने क्लोज किया हुआ है। नहीं सर, किसी की भी नहीं खुल रही, आपकी भी नहीं खुल रही। रिकनेक्ट करोगे ना आ जाएगा। अच्छा सर। बाद होगा ऐसा हो जाता है। रिकनेक्ट कैसे करें? डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करोगे, पहले कॉपी कर लो, फिर सर, क्लास कर डिस्कनेक्ट लिया करके सर। दोबारा आ जाना। कॉपी कर लिया, 1 मिनट डिस्कनेक्ट करके आया था दोबारा।
चलें, ये अल्लाह का शुक्र है, एक्सप्लेनेशन वाला काम हमारा मुकम्मल हो गया, एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिग्नोमेट्री की।